नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वय ट्यूशन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी की नई एनसीईआरटी बुक गंगा का पाठ 6 रीढ़ की हड्डी। आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके चार ऑप्शन हैं, तो आपको उसमें से छांटना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और आपको ये भी बताना है कि वो आपने क्यों चुना है। तो पहला क्वेश्चन है, एकांकी रीढ़ की हड्डी का शीर्षक किसका प्रतीक है। ऑप्शंस हैं शरीर के एक आवश्यक अंग का, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति के ऊंचाई के आधार का, तीसरा आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का, और चौथा ऑप्शन है शारीरिक शक्ति और परिश्रम का। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का। क्यों? इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी का अर्थ है केवल शरीर का एक अंग नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान, साहस और सही के लिए खड़े होने की शक्ति को दर्शाता है। उमा अपने विचारों को निर्भय होकर व्यक्त करती हैं, इसलिए उसमें रीढ़ की हड्डी यानी नैतिक साहस है। दूसरा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस पर व्यंग किया गया है। ऑप्शंस हैं पात्रों की निर्धनता और लाचारी पर, दूसरा ऑप्शन है पात्रों की भाषा और हास्य पर, तीसरा ऑप्शन है विवाह और अशिक्षा पर, चौथा ऑप्शन है समाज की अनुचित मान्यताओं पर। तो इस पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समाज की अनुचित मान्यताओं पर। क्यों? इस एकांकी में लेखक ने समाज की गलत सोच पर व्यंग किया है, जैसे लड़कियों का कम पढ़ाना, उन्हें वस्तु की तरह देखना, विवाह में दिखावा करना। इन सब बातों पर व्यंग करके समाज को सुधारने का संकेत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यह वाक्य शंकर की किस छवि को उजागर करता है। ऑप्शंस हैं नैतिक साहस की कमी और चारित्रिक दुर्बलता, दूसरा ऑप्शन है अनुभव और विवेक की कमी, तीसरा ऑप्शन है चारित्रिक दृढ़ता और शारीरिक दुर्बलता, और चौथा ऑप्शन है उदासीनता और एकाकीपन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नैतिक साहस की कमी और चारित्रिक दुर्बलता। क्यों? उमा इस वाक्य के माध्यम से यह बताती है कि शंकर में साहस और आत्मविश्वास की कमी है। वह सही बात के लिए खड़ा नहीं होता और अपने पिता के गलत विचारों का भी विरोध नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। उमा की दृष्टि में शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ है। ऑप्शंस हैं बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है कॉलेज में पढ़ना और नौकरी पाना, तीसरा ऑप्शन है माता पिता और पति को प्रसन्न रखना, और चौथा ऑप्शन है आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना। तो इसका जो ऑप्शन 4 है आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना, ये करेक्ट है। क्यों? उमा के अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य है आत्मविश्वास बढ़ाना, सही और गलत में अंतर समझाना, अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखना। वह केवल डिग्री को महत्व नहीं देती, बल्कि सोच और साहस को शिक्षा का असली अर्थ मानती है। अगला क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप में क्या क्या समानताएं हैं। ऑप्शंस हैं दोनों प्रगतिशील और रूढ़ियों को नकारते हैं, दोनों दिखावे और परंपरा के शिकार हैं, और तीसरा ऑप्शन है दोनों शिक्षा और रूढ़ियों के समर्थक हैं, और चौथा ऑप्शन है दोनों संगीत और स्वादिष्ट भोजन के प्रेमी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों दिखावे और परंपरा के शिकार हैं। क्यों? दोनों ही पात्र समाज की पुरानी सोच और दिखावे में फंसे हुए हैं। गोपाल प्रसाद लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है, रामस्वरूप आधुनिक दिखते हैं लेकिन अंदर से रूढ़िवादी हैं। इसलिए दोनों में यह समानता है कि वे समाज की गलत परंपराओं को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस एकांकी की संवाद शैली मुख्यतः कैसी है। ऑप्शंस हैं औपचारिक और शुष्क, स्वाभाविक और व्यंग्यपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है काव्यात्मक और प्रश्नात्मक, और लास्ट ऑप्शन है भावुक और संक्षिप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक और व्यंग्यपूर्ण। क्यों? इस एकांकी के संवाद बहुत ही साधारण और स्वाभाविक हैं, जिससे कहानी वास्तविक लगती है। साथ ही इसमें समाज की बुराइयों पर व्यंग तंज भी किया गया है, जिससे संदेश प्रभावशाली बनता है। मेरी समझ मेरे विचार, नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बाबू रामस्वरूप समाज में आधुनिक व्यवहार का दिखावा करते हैं, जबकि उनके विचार रूढ़िवादी हैं। इस अंतर्द्वंद के उदाहरण एकांकी में खोजकर लिखिए। संकेत, उमा के साथ उनका व्यवहार, विवाह के लिए दिखावा करना किंतु इन प्रयासों को छिपाने की चेष्टा करना आदि। उत्तर, बाबू रामस्वरूप बाहर से अपने आप को आधुनिक और पढ़ा लिखा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके विचार अंदर से रूढ़िवादी हैं। एकांकी में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे उमा को पढ़ाया लिखाया, जिससे लगता है कि वे आधुनिक सोच रखते हैं, लेकिन विवाह तय करते समय वे यह बात छिपाते हैं कि उमा बीए पास है। दूसरा, वे लड़के वालों के सामने हारमोनियम, सितार और सजावट का दिखावा करते हैं ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। फिर वे उमा को अच्छी तरह तैयार होकर आने को कहते हैं ताकि वह केवल दिखने की वस्तु लगे, और उसके बाद
वे जानते हैं कि लड़के वाले की सोच गलत है, फिर भी विवाह के लिए उनकी बात मानते हैं। अगला, वे उमा की शिक्षा और व्यक्तित्व को महत्व देने के बजाय केवल शादी तय करवाना चाहते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बाबू रामस्वरूप का व्यवहार आधुनिक दिखता है, परंतु उनकी सोच पूरी तरह परंपरावादी है। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी का संदर्भ दो अलग अलग पात्रों के लिए भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, उनकी पहचान कीजिए और लिखिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी का अर्थ एकांकी में दो पात्रों के लिए अलग अलग रूप में आया है। जैसे शंकर के लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ता से है। शंकर अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाता और हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। उसमें अपनी सोच रखने का साहस नहीं है, इसलिए उमा कहती है कि उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। दूसरा, उमा के लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ आत्मसम्मान, साहस और स्वतंत्र विचार है। वह लड़के वालों के सामने चुप नहीं रहती, बल्कि उनके गलत विचारों का विरोध करती है। वह अपने सम्मान के लिए आवाज उठाती है। इस प्रकार शंकर रीढ़हीन व्यक्तित्व का प्रतीक है, जबकि उमा मजबूत और चरित्र और आत्मसम्मान की प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। प्रेमा की इस सोच से उस समय की स्त्री शिक्षा की स्थिति के विषय में क्या पता चलता है? उत्तर, प्रेमा की इस सोच से पता चलता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। जैसे लोगों का मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यह सोच थी कि लड़कियों का मुख्य काम केवल घर संभालना और विवाह करना है। अधिक पढ़ी लिखी लड़की को विवाह के लिए उचित नहीं माना जाता था। स्त्रियों की शिक्षा को बेकार या परेशानी का कारण समझा जाता था। समाज में स्त्रियों को स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने का अधिकार कम दिया जाता था। प्रेमा की बात उस समय की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है, जहां स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने रीढ़ की हड्डी शब्द को एकांकी के शीर्षक के रूप में क्यों चुना होगा? यदि आप इस एकांकी का दूसरा शीर्षक रखना चाहें तो वह क्या होगा और क्यों? उत्तर, लेखक ने यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि जिस तरह रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखती है, वैसे ही शिक्षा और चरित्र व्यक्ति को समाज में मजबूती से खड़ा करते हैं। इसका दूसरा शीर्षक उमा का विद्रोह या फिर स्वाभिमान हो सकता है, क्योंकि पूरी कहानी उमा के अपने सम्मान के लिए खड़े होने पर केंद्रित है। विधा से संवाद, एकांकी की पड़ताल। आप जानते ही हैं कि रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी में भी एक कहानी ही होती है, लेकिन एकांकी की रूपरेखा कहानी से थोड़ी अलग होती है। आगे रीढ़ की हड्डी एकांकी से संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं। एकांकी में से इन बिंदुओं से संबंधित एक एक उदाहरण ढूंढकर लिखिए। जैसे क्या क्या बिंदु दिए गए हैं? एकांकी का नाम, लेखक का नाम, पात्र, परिवेश, देश या काल, रंग निर्देश, मंच निर्देश, संवाद निर्देश, समस्या, संवाद, मुख्य विचार और समाधान और परिणाम। तो सबसे पहला एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी, लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर, पात्र, इस एकांकी के मुख्य पात्र है उमा, बाबू रामस्वरूप, प्रेमा, गोपाल प्रसाद, शंकर और रथ। परिवेश या फिर देश और काल, यह एकांकी उस समय के भारतीय समाज का चित्र प्रस्तुत करती है, जब विवाह में लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। समाज में रूढ़िवादी सोच और दिखावे की प्रवृत्ति थी। रंग निर्देश या मंच निर्देश, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, यह मंच सज्जा और वातावरण का निर्देश देता है। फिर संवाद निर्देश, जैसे गुस्से में आकर या फिर धीरे से, ये निर्देश बताते हैं कि पात्र को किस प्रकार से संवाद बोलना है। समस्या, मुख्य समस्या यह है कि समाज में लड़कियों को वस्तु की तरह देखा जाता है और उनकी शिक्षा वह आत्मसम्मान को महत्व नहीं दिया जाता। मुख्य समस्या यह है कि समाज में लड़कियों को वस्तु की तरह देखा जाता है और उनकी शिक्षा वह आत्मसम्मान को महत्व नहीं दिया जाता। संवाद उदाहरण, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यह उमा का महत्वपूर्ण संवाद है। मुख्य विचार, इस एकांकी का मुख्य विचार है स्त्री शिक्षा, आत्मसम्मान और समाज की रूढ़िवादी सोच का विरोध करना। समाधान या फिर परिणाम, अंत में उमा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए लड़के वालों को खरी खोटी सुनाती है। गोपाल प्रसाद और शंकर वहां से चले जाते हैं। इससे समाज की संकीर्ण सोच पर चोट लगती है और उमा की दृढ़ता सामने आती है। रंग निर्देश, एकांकी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन माशे की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा रतन ने पकड़ रखा है। इस रंग निर्देश द्वारा एकांकी की पृष्ठभूमि की रचना की गई है, जहां से एकांकी आगे बढ़ती है।
एकांकी में स्थान, परिवेश, सामाजिक स्थिति आदि के विषय में पाठक और निर्देशक को सटीक जानकारी देने का लिए एकांकीकरण नाटककार प्राय ऐसे रंग निर्देश का प्रयोग करता है। मंचन के समय निर्देशक के पास यह छूट होती है कि वह देश, काल और वातावरण के अनुसार मंच सज्जा, प्रकाश, पात्रों, वस्त्र आदि में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अब इस एकांकी को कक्षा में प्रस्तुत करने का समय है। अपने समूह के साथ मिलकर एकांकी के किसी एक दृश्य का चुनाव कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और कक्षा में उसे प्रस्तुत कीजिए। संकेत समूह बनाइए, उचित हाव भाव द्वारा उस दृश्य का अभिनय कीजिए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दिए गए रंग निर्देश में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये एक्टिविटी है, ये आपको करना है। मेरी टिप्पणी, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यह वाक्य उमा द्वारा शंकर पर की गई एक टिप्पणी है जो एक व्यंग्य की तरह है। टिप्पणी किसी व्यक्ति, विषय या घटना पर व्यक्त की गई एक संक्षिप्त राय, स्पष्टीकरण या विचार होता है। यह किसी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने, किसी मुद्दे पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने या किसी संदर्भ पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है जो पाठक को उस विषय पर एक नया दृष्टिकोण देती है। टिप्पणी की कुछ विशेषताएं। संक्षिप्तता, इसमें विषय के मुख्य बिंदुओं को कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। स्पष्टता, भाषा सरल, स्पष्ट और तर्कपूर्ण होनी चाहिए। व्यक्तिपरता, इसमें व्यक्ति के विचारों और सुझावों को शामिल किया जाता है। अब आप उमा द्वारा शंकर के लिए कही गई उपयुक्त बात पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी। उमा की यह टिप्पणी शंकर की कमजोरी और डरपोक स्वभाव का तीखा व्यंग्य है। शंकर पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। वह हर बात में अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है और गलत बात का विरोध करने का साहस नहीं दिखाता। उमा का यह कथन बताता है कि किसी व्यक्ति को असली ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास, साहस और सही बात के लिए खड़े होने की क्षमता होती है। शंकर में यह गुण नहीं थे, इसलिए उमा ने कहा कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। यह टिप्पणी समाज को यह संदेश देती है कि व्यक्ति को साहसी, आत्मसम्मानी और स्वतंत्र विचारों वाला होना चाहिए। विषयों से संवाद, तुलना और विचार। गोपाल प्रसाद भला पूछे ना इन अक्ल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? एकांकी में उन पंक्तियों को खोजिए जहां एकांकी के पात्रों के व्यवहार में लड़कियों तथा लड़कों के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टि अभिव्यक्त हुई है। अब यह भी लिखिए कि आप इस भिन्नता को किस प्रकार मानते हैं। उत्तर, एकांकी में कई स्थानों पर लड़कों और लड़कियों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई देता है। उदाहरण, गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? वे कहते हैं कि लड़कों का काम पढ़ना लिखना है, लेकिन लड़कियों को अधिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर शंकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसे अच्छी बात माना जाए, जबकि उमा के बीए पास होने का छिपाया जाता है। लड़के वालों द्वारा उमा को देखने परखने की वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि समाज में लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को सीमित अधिकार दिए जाते हैं। मेरे विचार से यह भिन्नता उस समय की संकीर्ण और रूढ़िवादी सोच को दर्शाती है। समाज लड़कों को आगे बढ़ाना चाहता था, पर लड़कियों को केवल विवाह और घर तक सीमित रखना चाहता था। लेखक ने इसी भेदभाव का विरोध किया है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में उमा अपने अधिकार और विचार खुलकर व्यक्त करती है। इससे उमा के व्यक्तित्व के विषय में क्या क्या पता चलता है? आपके विचार से उसके व्यक्तित्व में ये विशेषताएं कैसे आई होंगी? उत्तर, उमा के व्यवहार में उसके व्यक्तित्व की कई विशेषताएं सामने आती है, जैसे आत्मसम्मानी, वह अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करती है। दूसरा, साहसी, वह लड़के वालों के सामने निडर होकर सच बोलती है। स्पष्टवादी, अपने विचार बिना झिझक खुलकर व्यक्त करती है। शिक्षित और जागरूक, उसे सही और गलत का ज्ञान है। स्वतंत्र विचारों वाली, वह समाज की गलत परंपराओं का विरोध करती है। मेरे विचार से उमा के व्यक्तित्व में ये विशेषताएं उसकी शिक्षा के कारण आई है। पढ़ाई ने उसे सोचने और समझने की शक्ति दी। इसके अलावा उसके परिवार ने उसे पढ़ने का अवसर दिया, जिससे उसमें आत्मविश्वास आया। समाज की गलत सोच को देखकर उसके भीतर विरोध करने का साहस पैदा हुआ। यही कारण है कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। सृजन, एकांकी का विस्तार। रतन, बाबूजी मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। एकांकी के अंत में रतन कहता है, बाबूजी मक्खन, और पर्दा गिर जाता है। लेखक ने इस संवाद से एकांकी का अंत क्यों किया होगा? संकेत, हास्य, व्यंग, टिप्पणी आदि। और दूसरा है, फिर एकांकी में यदि पर्दा दोबारा उठ जाए तो अगला दृश्य क्या होगा? अनुमान लगाकर लिखिए। तो उत्तर होगा, लेखक ने इस संवाद में एकांकी का अंत इसलिए किया ताकि अंत में हास्य और व्यंग
दोनों उत्पन्न हो। पूरी कहानी में बाबू राम स्वरूप मक्खन को लेकर बहुत परेशान थे। वे सोचते हैं कि मक्खन आने से लड़के वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन जब तक मक्खन आता है तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता है। यह संवाद समाज की उस मानसिकता पर व्यंग करता है जिसमें लोग बाहरी दिखावे और छोटी छोटी चीजों को बहुत महत्व देते हैं, जबकि असली बात चरित्र, आत्मसम्मान और विचारों की होती है। इस प्रकार लेखक ने इस संवाद के माध्यम से यह संदेश दिया है कि दिखावे की चीजें कभी भी सच्चाई और आत्मसम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, एकांक में यदि पर्दा दोबारा उठ जाए तो अगला दृश्य क्या होगा? अनुमान लगाइए और लिखिए। उत्तर, यदि पर्दा दोबारा उठे तो संभवतः अगला दृश्य यह होगा कि घर में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा जाएगा। बाबू रामस्वरूप उमा की बातों पर पहले क्रोधित होंगे, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वे समझेंगे कि उमा ने जो किया है वह सही था। प्रेमा उमा को समझाने की कोशिश करेगी और उसे शांत करेगी। उमा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने पर दृढ़ रहेगी। संभव है कि बाबू रामस्वरूप यह निश्चित करें कि वे आगे से अपनी बेटी की शिक्षा और सम्मान को छिपाएंगे नहीं तथा उसके लिए योग्य वर ही खोजेंगे। इस प्रकार अगला दृश्य आत्मचिंतन और समाज की गलत सोच में बदलाव की शुरुआत को दिखा सकता है। भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, मेरे शब्द, एकांक में 5 ऐसे शब्द चुनकर रेखांकित कर लीजिए जो आपके लिए बिल्कुल नए थे। उन शब्दों वाले वाक्य अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। दकियानूसी वाक्य, गोपाल प्रसाद के विचार दकियानूसी थे। अनुमानित अर्थ पुराने विचारों वाला और शब्दकोशीय अर्थ परंपरागत और संकीर्ण सोच वाला। फिर दूसरा हो जाएगा फितरती वाक्य, गोपाल प्रसाद फितरती स्वभाव के व्यक्ति थे। अनुमानित अर्थ चालाक और शब्दकोशीय अर्थ चालबाज या स्वभाव से चतुर। फिर अगला हो जाएगा तकल्लुफ, मतलब वाक्य, रामस्वरूप ने मेहमानों के लिए बहुत तकल्लुफ किया। अनुमानित अर्थ आदर सत्कार और शब्दकोशीय अर्थ औपचारिकता या बनावटी शिष्टाचार। मुखातिब, मतलब वाक्य, रामस्वरूप शंकर से मुखातिब हुए। अनुमानित अर्थ संबोधित करना और शब्दकोशीय अर्थ किसी से बात करना। अगला है निहायत वाक्य, उमा निहायत समझदार लड़की थी। अनुमानित अर्थ बहुत, शब्दकोशीय अर्थ अत्यंत या बहुत अधिक। भाषा में मुहावरे, एकांक में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में जहां जहां मुहावरे आए हैं उन्हें पहचानकर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। तो बच्चे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें मुहावरे ढूंढने हैं और फिर उनके ऊपर वाक्य बनाना है। जैसे पहला वाक्य है, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन आ रहा था खाली हाथ। जो इसमें मुहावरा होगा वो होगा भीगी बिल्ली की तरह। तो इसमें वाक्य हो जाएगा, गलती पकड़ने पर वह भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा। फिर दूसरा हो जाएगा मुंह फुलाना। इसका वाक्य बन जाएगा, डांट पड़ने पर बच्चा मुंह फुलाकर बैठ गया। तीसरा मुहावरा हो जाएगा किस मर्ज की दवा होना। वाक्य, जब समय पर मदद न मिले तो ऐसी दोस्ती किस मर्ज की दवा है। फिर सिर चढ़ाना। वाक्य, बच्चों को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं होता। फिर अगला मुहावरा है सब कुछ उगल देना, मतलब पुलिस पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया। कांटों में घसीटना। वाक्य, झूठ बोलकर उसने अपने मित्र को कांटों में घसीट लिया। अगला है फिर इज्जत उतारना। वाक्य, सबके सामने किसी की इज्जत उतारना अच्छी बात नहीं है। और फिर है मुंह छिपाकर भागना। वाक्य, हारने के बाद वह मुंह छिपाकर भाग गया। संदर्भ से शब्द, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। एकांक में इस कहावत का प्रयोग रामस्वरूप द्वारा गोपाल प्रसाद और शंकर की नकारात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख करने के लिए किया गया है, लेकिन इस कहावत का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में भी किया जा सकता है। अब आप इस नए प्रयोग से वाक्य बनाकर लिखिए। उत्तर, शिक्षा और मेहनत के क्षेत्र में पिता जितने प्रभावशाली थे, बेटा उनसे भी आगे निकला। सच ही कहा गया है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। तो इस प्रकार ये सकारात्मक अर्थ वाला वाक्य बन जाएगा। गतिविधियां, आप भी संवाददाता। मान लीजिए कि आप एक संवाददाता है और आपको उमा की कहानी का पता चलता है। अब आप उमा तथा अन्य पात्रों का साक्षात्कार लेकर उनका पक्ष दर्शकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो आप इस प्रकार करोगे। उत्तर, संवाददाता, आप संवाददाता बन जाते हो। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने समाज की रूढ़िवादी सोच पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ है उमा और उनके परिवार के सदस्य। संवाददाता उमा से क्वेश्चन करते हैं, आपने लड़के वालों के सामने खुलकर विरोध क्यों किया? उमा,
मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ऐसा किया है। मैं खुद को किसी वस्तु की तरह परखे जाते नहीं देख सकती थी। संवाददाता रामस्वरूप से, आपने उमा की पढ़ाई क्यों छिपाई? रामस्वरूप, मैं समाज के दबाव में था, मुझे लगा कि सच बताने पर रिश्ता टूट जाएगा। संवाददाता प्रेमा से, इस घटना पर आपका क्या विचार है? प्रेमा, पहले मुझे लगा कि उमा ने गलत किया है, लेकिन अब समझती हूँ कि उसने सही कहा। संवाददाता गोपाल प्रसाद से, क्या आपको लगता है कि आपकी सोच गलत थी? गोपाल प्रसाद, उस समय मैं अपनी परंपरागत सोच से बंधा था, अब लगता है कि शिक्षा को छिपाना गलत था। संवाददाता शंकर से, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? शंकर, मुझ में साहस की कमी थी, मैं अपने पिता के सामने बोल नहीं पाया। संवाददाता, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप उमा के घर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को जीवंत प्रसारण, जिसको लाइव रिपोर्ट की तरह प्रस्तुत कीजिए। तो इसका लाइव रिपोर्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय उमा के घर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ विवाह के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। घर में काफी हलचल है। बाबू रामस्वरूप मेहमानों की आवभगत में लगे हैं और सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी लड़के के पिता गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर यहाँ पहुंचे हैं। बातचीत चल रही है। गोपाल प्रसाद बार बार लड़की की शिक्षा और गुणों के बारे में पूछ रहे हैं। अब उमा कमरे में आई। वह बहुत शांत दिखाई दे रही है। उसने गाना गाने के लिए कहा गया है। उमा ने सुंदर गीत प्रस्तुत किया, लेकिन अब माहौल अचानक बदल गया। गोपाल प्रसाद को पता चल गया कि उमा बीए पास हैं। वे नाराज हो गए हैं और अब उमा ने साहस दिखाते हुए खुलकर विरोध किया है। उन्होंने शंकर की कमजोरी पर तीखा व्यंग करते हुए कहा है कि उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। गोपाल प्रसाद और शंकर गुस्से में घर से जा चुके हैं। घर में सन्नाटा छा गया है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि लड़कियां अब अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना जानती है। भाषा संगम, मक्खन वाले की दुकान दूर है। नीचे मक्खन शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। जैसे मक्खन को हिंदी में मक्खन, नवनीतम संस्कृत, मक्खन पंजाबी, मक्खन उर्दू, ठन्या कश्मीरी, मखणू सिंधी, लोणी मराठी, माखन नवनीति गुजराती, लोणी कोंकणी, नोनी माखन नेपाली, माखन ननी बांग्ला, माखन असमिया, माखोन मणिपुरी, लवणी मक्खन ओणिया, बेन्ने तेलुगु, वेणरिय तमिल, वेण मलयालम, वेण्णे कन्नड़। इनके अतिरिक्त यदि आप मक्खन शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में लिखिए। उपयुक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। तो बच्चों, अगर आप मक्खन को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं और एक सेंटेंस, एक वाक्य लिख सकते हैं उसके ऊपर। खोजबीन नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप एकांकी विधा और रीढ़ की हड्डी एकांकी के विषय में और अधिक जान समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिंक दिए गए हैं एकांकी और रीढ़ की हड्डी के। बच्चों, इस प्रकार चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।